आज का जो क्लास है वो हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 3 के बाद जो पोएम है उसी को रीड करने वाले हैं। हालांकि हम चैप्टर 3 का जो चैप्टर में हम रीड नहीं किया वो नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले इस पोएम को देखते हैं, उसका बताया गया। आज हम लोग दो पोएम को रीड करने वाले हैं। एक तो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इसको और इसके बाद और एक है द बॉल पोएम। आज हम लोग दो पोएम रीड करेंगे। तो पहले इस पोएम को समझते हैं और इसके राइटर का ये जो इनका जो पोएम लिखा दिया है, इनका राइटर कौन है? तो कैरोल लीमवेल। ये जो है ये राइटर को ये जो पोएम लिखे हैं और इसमें क्या बताया जा रहा है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, मतलब हाउ मतलब कैसे, टेल मतलब पूछना है, टेल मतलब आइडेंटिफाई करना, मतलब किसी का परिचय देना। वाइल्ड एनिमल मतलब हम कोई भी जानवर को कैसे पहचानेंगे, उसका परिचय क्या होता है, उस चीज के बारे में इस हम पूरा पोएम को पढ़ने वाले हैं। तो उस पोएम को पढ़ने से पहले हमने कुछ ना कुछ वर्ड नहीं लिखा है जिसका हम लोग उस पोएम को पढ़ने के साथ साथ उसका यूज करने वाले हैं। तो हमारे जो राइटर है वो लेटर है वो बताना चाहते हैं कि सपोज कि हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग वाइल्ड एनिमल का कैसे परिचय करेंगे। सपोज हम लोग अपने लाइफ में देखें तो अगर मान लो कोई गाय ही है तो उसको कैसे जानते हैं? उसका कलर या तो कोई व्हाइट होगा या ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा सपोज, या फिर क्या वो दूध देती है। इस तरह से हम लोग कोई जानवर से परिचय करते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो पोएम में कुछ जो जानवर के नाम बताया गया है, जो जानवर को बताया है उन चीज वाले हम लोग क्या करने वाले हैं, सही तरीके से उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पोएम में बताया गया है। तो पोएम को पढ़ने से पहले कुछ स्टार्टिंग में दिया गया है, कह रहा है कि द ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल। देखो यहाँ बताया ना, और टेल का मतलब क्या, आइडेंटिफाई करना, मतलब टेल मतलब क्या, हमको उसका परिचय देना, आइडेंटिफाई करना। वाइल्ड एनिमल मतलब ह्यूमरस मतलब बताया जा रहा है फनी, मतलब क्या बताया गया, फनी मतलब इंजॉय करके बताना है कि जो पोएम में हम लोग जो कोई भी वाइल्ड एनिमल के बारे में पढ़े उसको कैसे एक फनी करके पढ़े, मतलब उसको हम इंजॉय लेते हुए पढ़ेंगे। रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड द रेगुलर रैंथम, मतलब बताया है कि हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या पोएम में बताया जा रहा है। तो स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, मतलब इवर मतलब क्या होता है कभी, फिर बताया गया शुड बी ए चांस, अगर आपको कहीं मौका मिले कहाँ जाने का, टू बी ए जंगल, और इन द ईस्ट मतलब पूर्व के जो ईस्ट होता है मतलब पूरा तरफ जो हमारा जंगल है, अगर हम लोग कभी उधर जाने का मौका मिले, उधर जाने का मौका मिले तो क्या होगा कि एंड इफ देयर शुड बी यू एडवांस ए लार्ज ए एंड टॉनी बीस्ट, मतलब देखो यहाँ क्या बताया एडवांस मतलब बताया जा रहा है चलता हुआ, मतलब चलता हुआ। ए लार्ज टॉनी बीस्ट, टॉनी मतलब क्या बताया जा रहा है ब्राउन, मतलब यहाँ पता है जो ब्राउन कलर का जो होता है ना जानवर, अब बीस्ट मतलब लिख चुके आगे, मतलब क्या था जानवर मतलब ब्राउन कलर का भूरे रंग का जो जानवर होगा उसको हम लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे? तो इफ ही रोर इफ यू एज यू ए टाइम, मतलब रोर मतलब क्या होता है गुर्राना, अगर वो जानवर आपके पास अगर वो अचानक से आ गया और आपके ऊपर गुर्राया, मतलब जोर से गुर्राया, तो यू एज यू आर टाइम, सपोज कि मानो कि उस समय आप कैसे हो गए, जैसे सपोज आप उस समय मरने टाइप में हो गए, जैसे वो अगर जो वो ब्राउन कलर का जो जानवर है वो अगर आपके सामने आता है और क्या करता है जोर से गुर्राता है, दहाड़ता है, तो आप कैसे हो जाओगे, मरने टाइप में। तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो यू विल नो इट इज ए एशियन लायन, तो हम उसको क्या समझे वो क्या है, एक एशियन लायन है। तो हम लोग एशियन लायन का तरीका हम लोग क्या समझे कि अगर उसका क्या होगा कलर ब्राउन होगा, अगर वो मेरे सामने आके गुर्राता है तो मुझे डर लगेगा, डर जैसा मतलब जैसे कि हम मर गए उस टाइम में, हम उसको कैसे पहचानेंगे क्या ये एशियन लायन है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या बताया गया कि हम लोग एशियन लायन को कैसे पहचानेंगे, किधर के जंगल तरफ जाके, तो ईस्ट के जंगल तरफ जाके। सेकंड स्टेज में बताया जा रहा है कि और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, देखो यहाँ बताया गया रोमिंग मतलब होता है ऐसे ही घूमना, ठीक ना, रोमिंग मतलब होता है ऐसे ही घूमना। इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, मतलब अगर कभी भी कोई भी टाइम अगर मान लो हम लोग ऐसे ही कभी घूमते हैं, राउंड मतलब कहीं भी अगर घूमते हैं, तो ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, देखो यहाँ बताया गया नोबल मतलब होता है उच्च कोटि का जानवर। हाँ समझ तो उच्च कोटि का जानवर में क्या आएगा, या तो शेर आएगा या तो भी टाइगर आएगा। उसी तरह कुछ नहीं बताया गया ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट यू, बीस्ट मतलब क्या, आगे हम लोग पढ़ चुके जानवर, मतलब नोबल मतलब क्या बताएं उच्च कोटि का जानवर। अगर तेरे सामने एक ऐसा उच्च कोटि का जानवर आ जाए, ग्रेट यू मतलब क्या होता है मिलता है, अगर तुम लोग को उच्च कोटि का जानवर मिलता है तो विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, यहाँ क्या होता है ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। सपोज हम लोग मानते हैं कि अगर मान लो कि ये एक तरह से, अगर ये एक तरह से मान लो कि मेरा ये है कोई भी एक जानवर है, ठीक ना,
अगर ये मेरा एक जानवर है तो ऐसा क्या बताएगा यहाँ पे, इसका क्या बताया कि विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, मतलब इसका जो पूरा ये क्या है, ये पूरा क्या है मेरा येलो है, और इसमें जो स्ट्रिप्स होता है ये दाग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो क्या बोला ब्लैक। अगर ये ब्लैक रंग का है और ये येलो है तो फिर क्या बोला ऑन ए येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इट यू। और अगर मेरे सामने ऐसा कोई जानवर खड़ा है इसका क्या हो, पूरा स्किन जो वो कैसा येलो कलर का हो और उसमें जो धब्बा टाइप में हो या फिर लाइन टाइप हो कैसा हो, अगर ब्लैक कलर का हो तो जस्ट नोटिस इट ही इट यू, हम उस समय नोटिस क्या करेंगे कि ऐसे वो उसके ऊपर जस्ट नोटिस ही इट यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रीन। तो क्या बोले जस्ट नोटिस इफ ही इट यू, तो अगर इस तरह का हमको जानवर मिला हम क्या समझे, जैसे वो मुझको खा गया तो क्या खाया, तो अगर इस तरह का जानवर मिले तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रीन, डिस्क्रीन मतलब होता है पहचानेंगे, तो मैं लिख चुके डिस्क्रीन मतलब पहचानेंगे पहचानना। अगर मेरे सामने कोई भी एक ऐसा जानवर आ जाए जिसका पूरा पीठ का बैकग्राउंड क्या हो येलो और उसके बीच में ब्लैक ब्लैक करके धब्बे हो या फिर वो फिर लाइनिंग हो तो उसको हम क्या समझेंगे, वो कौन सा जानवर है, तो वो क्या है एक बंगाल टाइगर है। थर्ड स्टेज में बताया गया है कि इट स्टोरलिन फॉर ए बेस्ट योर व्यू। देखो स्टोरलिन, स्टोरलिन मतलब लिख चुके हैं क्या होता है घूमना या फिर टहलना। फिर जो पोएट है, जो हमारे पोएट में जो राइटर लिखे वो हम लोग क्या बोले कि बार बार इस वो समझा रहे हैं हम लोग कौन से जानवर कैसे पहचानेंगे। फिर वो क्या बोले कि इट स्टोरलिन फॉर ए बीस्ट यू व्यू, मतलब हम लोग कभी भी कहीं घूमने हुए टहलते हैं निकलते हैं, बीस्ट मतलब जानवर, तो यू व्यू हु हाइड विद स्पॉट ए प्रिपेड। हाइड मतलब क्या होता है एनिमल का स्किन, मतलब एनिमल का चमड़ा को क्या बोलते हैं हाइड विद ए स्पॉट ऑफ द प्रिपेड। अब समझो दूसरा जानवर, अगर मान लो कहीं एक दूसरा जानवर आ जाए और इसका क्या हो, इसका पूरा बॉडी पे हाइड विद स्पॉट्स एंड द प्रिपेड एज सून एज ही हैज ए लेफ्ट ऑन यू। तो देखो क्या स्पॉट्स ऑफ द प्रिपेड मतलब क्या है धब्बा टाइप, अगर मान लो इसका पूरा बॉडी में कहीं भी अगर इस तरह का कहीं धब्बा लगा हुआ हो तो उसको हम क्या समझेंगे एज सून एज ए हैज लिफ्ट ऑन यू। लेफ्ट मतलब क्या बताएगा छलांग लगाना, हम लिख चुके हैं यहाँ पे छलांग मारना या फिर छलांग लगाना, तो क्या बोले कि एज सून एज यू लिफ्ट, आपको क्या लगेगा कि मेरे ऊपर क्या किया छलांग मारा, तो यू विल नो इट इज ए लियोपार्ड। तब उसको क्या समझे वो क्या है एक लियोपार्ड है, मतलब तेंदुआ। तेंदुआ को देखे होंगे क्या होता है उसको पीठ होता है, उसको पूरा स्किन में क्या होता है धब्बा धब्बा टाइप में होता है, वही जानवर को बताया जा रहा है कि जिस जानवर की पीठ में अगर धब्बे धब्बे टाइप में हो और वो मेरे पर क्या हो छलांग मारे, ऐसे भी तेंदुआ को हम क्या जानते हैं कि दौड़ने में स्पीड होता है छलांग मारने में स्पीड होता है, वही बताया गया कि अगर वो मेरे ऊपर कस के जंप मारे, अगर वो मेरे पर छलांग मारे हम उसको क्या समझेंगे। देखो यहाँ बताएगा टी विल, उसको क्या पढ़ेंगे इट विल डू नो गुड टू रोड विथ पेन। अगर वो मेरे पर छलांग मार तो हम क्या समझेंगे मेरे पर हमको बहुत ज्यादा मतलब दर्द होगा। ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, हम क्या समझेंगे अगर मुझे दर्द हो रहा है मतलब क्या कि मुझे मेरे ऊपर बार बार छलांगे मार रहा है। कौन छलांगे मार रहा है, तो ये लियोपार्ड, ना कि ये जो तेंदुआ है जो क्या कर रहा है मेरे ऊपर तो बार बार छलांगे मार रहा है। उसको कैसे समझेंगे इसके पीठ में क्या हो तो ब्लैक ब्लैक धब्बे टाइप में हो, तो हम क्या समझेंगे क्या है लियोपार्ड है मतलब तेंदुआ है। आगे बताया गया है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, देखो यहाँ बोला यार्ड, यार्ड मतलब क्या होता है आंगन, दोनों लिख चुके हैं। क्या बोला यार्ड मतलब आंगन, मतलब इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड मतलब हम लोग टहल रहे हो अपने वॉकिंग मतलब आंगन में या फिर ग्राउंड में कहीं भी हम लोग टहल रहे हैं, तो यू मीट ए क्रिएचर देयर, वहां पे मुझे कौन मिलता है मीट मतलब मिलना, तो यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स वेरी हार्ड एंड हार्ड। मतलब अगर मान लो कि हम लोग कोई आंगन में या फिर मान लो कि अपना बगीचा कहीं भी अगर मान लो आंगन वहां हम लोग घूम रहे हैं और मुझे मिला, कौन मिला जो मिला उसका क्या नाम था हमको नहीं मालूम, लेकिन क्या बताया गया कि यू हग्स फ्रॉम वेरी वेरी एंड मतलब हंस मतलब क्या वो गला लगना, अगर आपके पास आए और वो कस के पकड़ ले या फिर गला लगा ले तो हम क्या समझेंगे वेरी वेरी हार्ड मतलब बहुत कस के वो मुझे मेरे गलों में लिपट जाए, तो बी श्योर इट इज देयर, तो हम क्या समझे वो क्या है वो एक भालू है। कौन जो मेरे वहां के चिपक गया, मेरे वहां के गला लग गया, तो क्या समझेंगे हम वो क्या है भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट
इट गेस, अगर मुझे तब पर भी कोई गेस हो, मतलब मुझे तब पर हम कंफर्म नहीं कि कहीं सही में भालू ही है, क्या मुझे जो गला लगा हो क्या सही में भालू ही है, वो तो कैसे कंफर्म करेंगे? तो बताया गया है ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज। देखो बताया कैरेज मतलब हम लिखते हैं कि झपकी, अगर आपको कंफर्म नहीं होना तो फिर सब वो दोबारा क्या करेगा और एक बार झपकी करेगा, कैसा वो है कस के। तो हमसे क्या समझेंगे क्या है भालू है, तो भालू को पहचानने का तरीका क्या कि अगर वो हम कहीं घूम रहे हैं, अगर वो मेरे पास आए और मुझे कस के गला लगा ले, वो भी बहुत कस मतलब कस मुझे जकड़ ले, तो क्या समझेंगे वो क्या है भालू है। आगे बताया गया है कि थ्रू है distinguish deeds of the prey a novice might non-pug। देखो यहाँ बताया गया कि बीट्स ऑफ प्रे मतलब होता है कि दूसरे जानवर को खा, मतलब जो दूसरे जानवर को खा लेने वाला। अब जानवर जो क्या है, सिंपल सी बात, एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खाता ही है, तो हम सब समझते हो क्या हो गया, लायन भी हो गया, टाइगर भी हो गया, वो क्या सब एक दूसरे को मार के खाता है, तो ऐसे जानवर हमको मालूम है। लेकिन यहाँ क्या बताया गया, देखो बीट्स ऑफ प्रे मतलब वही बताया गया दूसरे जानवर को, एक दूसरे जानवर को मार के खाने वाला। ए नोवाइस माइट नॉन पक्ष, देखो यहाँ बताया नोवाइस मतलब हम आगे लिख चुके हैं, क्या होता है नौसिखिया इंसान या फिर अनजान व्यक्ति, मतलब कोई भी नौसिखिया या फिर कोई ऐसा अनजान व्यक्ति जो किसी को पहचानने का तरीका उसको नहीं आता। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या समझे, किसको पहचाने, तो फर्स्ट में एशियन लायन को पहचाने, फिर किसको तो बंगाल टाइगर को पहचाने, फिर किसको लियोपार्ड को पहचाने, और फिर किसको बियर को पहचाने। उसी तरह जो हमारे पोएट है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नौसिखिया है और अनजान व्यक्ति है, जो कुछ जानवर को पहचानने का तरीका उसको नहीं आता, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो बताया गया है कि मतलब देखो नॉन पॉज मतलब बताया था कंफ्यूज होना, मतलब वो अगर व्यक्ति जो नौसिखिया, सिंपल सी बात है, अगर तुम ऐसे चीज को नहीं जानते हो, अगर मैं तुमको बोल दूं कि तुम उसको बताओ, तुम कंफ्यूज होकर उसको बताने में वो क्या है वो क्या है। उसी तरह हमारे पोएट एक व्यक्ति को बता रहे वो क्या है नौसिखिया है, और वो क्या हो गया कंफ्यूज। नॉन पॉज मतलब कंफ्यूज हो गया है। टेल फ्रॉम द हियान्स कॉम विथ मैरी स्माइल। देखो ये एक जानवर का बताया गया है, हियान्स मतलब क्या होता है लकड़बग्गा, लकड़बग्गा का भी तुम लोग देखे होगे, तो क्या होता है ना, उसको पहचानने का तरीका क्या है, अगर वो कभी भी क्या लिखा हियान्स कम विथ मैरी स्माइल, मतलब अगर वो कभी भी अगर अपने जानवर को देखता है, अगर अपने शिकार को देखता है तो क्या करता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आता है, मतलब एक मुस्कुराने की मुस्कान जैसे उसको चेहरा में। देखो यहाँ फिगर में दिखाया गया तो क्या उसका चेहरा जो मुंह खुला हुआ, मतलब एक अच्छा सा स्माइल टाइप में उसके फेस पे वो दिखता है। किसका फेस पे, लकड़बग्गा का फेस पे। फिर बताया गया कि बट इफ दे आर क्रोकोडाइल। अब बताओ कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो क्यों रोते हैं, वो रोते नहीं है। हम लोग अगर एक हम लोग पहले सुने होंगे कि मगरमच्छ का आंसू निकालना, मतलब सर सिंपल बात है, आज हम लोग जानते हैं कि मगरमच्छ का आंसू निकालना क्या होता है। तो वो जो मगरमच्छ ने क्या बोला कि बट इफ दे आर क्रोकोडाइल, मतलब जो वहाँ का जो क्रोकोडाइल वो क्या कर रहा है, झूठ मूठ का आंसू निकाल के अपने, अगर समझो कि अगर वो अपने शिकारी को दिखता है ना तो क्या करता है कि झूठ मूठ का आंसू निकालता है। हम अब कैसे पहचानेंगे कि लकड़बग्गा कौन है और क्रोकोडाइल कौन है, हम लोग समझ गए। अगर जो लकड़बग्गा होगा वो क्या होगा, उसके चेहरे को, अगर वो अपने जानवर को, जो वो जिसको शिकार करने वाला है उसको देखे, उसका चेहरा क्या होगा, अच्छा सा स्माइल आएगा। लेकिन वही अगर क्रोकोडाइल हो तो क्या करेगा, वो अगर मगरमच्छ का आंसू निकालेगा मतलब वो झूठ मूठ कर रोने का नाटक करेगा। तो हम लोग यहाँ से ये मालूम चलता है कि मगरमच्छ का आंसू निकालना मतलब क्या, झूठ बोलना। वो तो अब सिंपल सी बात है, कोई अगर किसी को भूख लगा हुआ है, अगर वो कुछ के सामने खाना आएगा तो क्या वो देख के उदास होगा, वो रोएगा नहीं, वो तो हैप्पी होगा। लेकिन लकड़बग्गा सही कर रहा था, लेकिन क्रोकोडाइल क्या कर रहा है, वो रो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो झूठ मूठ का आंसू दिखा के उस शिकार को अपने पास बुलाना चाह रहा है। यहाँ हम लोग ये क्लियर होता है कि मगरमच्छ का आंसू का मतलब क्या होता है, वो अपने शिकार को देख के क्या करता है, तो रोने ऐसा एक्टिंग करके आंख से आंसू निकालता है। फिर बताया गया है कि दैट ट्रू कैमिलोन इन स्मॉल। देखो यहाँ बताया गया कैमिलोन मतलब क्या होता है कि गिरगिट देखे होगा तुम लोग भी। क्या बताया कि ए लिजर्ड शॉर्ट ए थिंग, मतलब क्या, लिजर्ड मतलब क्या होता है छिपकली, मतलब ये क्या हुआ कि छिपकली के छोटे प्रजाति में होता है कि लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब जो छिपकली ऐसा ही छोटे में होता है कौन, जो बताया कैमिलोन मतलब गिरगिट। He has not any ear at all, मतलब इसका क्या होता है, कोई कान नहीं होता है, किसका, गिरगिट का। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स मतलब क्या होता है, क्या लिख सीखे, विंग्स मतलब पंख, और ना कि गिरगिट का कोई पंख नहीं होता है। If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see। अगर तुम मान लो कोई ऐसे
गिरगिट को कोई ट्री में देखते हो, कैसे ट्री को, कैसे ट्री में किसको देखते हो, कैसे को, तो वैसा गिरगिट जिसका कोई पंख नहीं हो, वो गिरगिट जैसा हो और क्या करता हो, रंग बदलता हो, उसको क्या हम समझेंगे, वो क्या है, एक गिरगिट है। तभी हम लोगों ने यहाँ पे मतलब 6 जानवर को हम लोग पहचानने का तरीका सीखे। तो इस जो पोयम था, यहाँ पे हमारे जो राइटर हो, क्या हम लोग इस चीज से क्या दिखाना चाहते हैं, हम लोग कैसे कैसे कौन से जानवर को पहचानेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ बताया गया फर्स्ट में क्या बताया गया कि एक जो लायन है वो क्या करेगा, मेरे ऊपर दहाड़ेगा और उसका कलर कैसा होगा, तो बीस्ट मतलब ब्राउन कलर का होगा, तो क्या होगा, एक बंगाल एशियन लायन होगा। सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या बोला कि अगर मान लो कि एक टाइगर का कलर कैसा होता है, वो पूरा उसका बॉडी क्या होता है, येलो होता है और उसके बीच में क्या होता है, ब्लैक कलर का धब्बा होता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। अगर वो मुझ पे कस के क्या करे, वो मुझे लगे कि मुझे वो खाने को आ रहा है, तो वो कैसे पहचाने, वो क्या है, एक बंगाल टाइगर है। थर्ड में क्या पहचाने हम लोग, किसको पढ़े, थर्ड में पढ़े हम लोग लियोपार्ड को, मतलब तेंदुआ को। उसको पहचानने का तरीका है, अगर उसके पीठ में पूरे पीठ में इसमें क्या धब्बे टाइप में ब्लैक हो, तो उसको लोग क्या पहचानेंगे, ये क्या है, ब्लैक कलर का एक, मतलब ये क्या है, तेंदुआ है, ब्लैक कलर का नहीं, मतलब क्या ये तेंदुआ है। तो वो लोग कैसे पहचानेंगे, तो छलांग लगाना, सिंपल सी बात है, तेंदुआ का दौड़ने में बहुत स्पीड होता है, वो छलांग भी अधिक मारता है। तो अगर वो उसको लगे, जो व्यक्ति उस चीज को पोएट बता रहे हैं, अगर उस जगह हम लोग पोएट को रखते हैं, तो पोएट अगर उसको देखते हैं, उनको क्या लगता है, तो वो मेरे ऊपर छलांग मार रहा है, छलांग मार के मुझे मार रहा है, तो क्या समझ आएंगे, वो क्या है, एक लियोपार्ड है, मतलब तेंदुआ है। फिर से क्या बताएं, फोर्थ में बियर। अब बियर को कैसे पहचानेंगे, अगर आप कहीं घूम रहे हो और अगर वो आया, वो कस के जकड़ ले, जकड़ना मतलब क्या, अगर आप कस से गला लगा ले, हाथ कर ले, तब उनको क्या समझोगे, वो क्या है, एक बियर है, भालू है। फिर क्या हम समझे कि क्रोकोडाइल और लकड़बग्गा में दो चीज हम लोग समझे कैसे, जो लकड़बग्गा होता है वो क्या होता है, उसका अगर वो अपना शिकारी को देखता है जिसको खाने वाला है, उसका चेहरा क्या आता है, कैसा सा स्माइल आता है, लेकिन उसका अपोजिट कौन करता है, क्रोकोडाइल। अगर उसको कोई शिकारी दिखता है तो क्या करता है, अपने आंख से झुरमुट कर आंसू निकालता है। और गिरगिट को पहचानने का तरीका क्या है कि वो जो है उसका कोई पंख नहीं होता, वो हमेशा जिस प्लेस में जाएगा वैसा रंग चेंज कर लेगा। और क्या, वो कैसा होता है, छिपकली टाइप में दिखने ऐसा होता है। अगर हम किसी भी पेड़ के ऊपर ऐसे को देखते हैं, ऐसे छिपकली को, ऐसे गिरगिट को क्या समझे, वो क्या है, गिरगिट है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैमिलोन। तो बस हम लोग आज का फर्स्ट स्टोरी में यही था, हम लोग सेकेंड स्टोरी में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने अभी इसके पहले जो पोएम था उसको खत्म किए, मतलब हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, जो कैसे समझते थे उसको तो खत्म किया। सेकंड पोएम वो, सेकंड पोएम का हेडिंग का नाम है द बॉल पोएम। बॉल मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक गेम, मतलब एक पूरा जो पोएम है वो कैसे एक गेम पे है वो हम लोग समझते हैं। तो ये जो पोएम लिखेंगे, राइटर का नाम क्या है, तो जॉन बेरीमैन, ठीक ना। ये जो सबसे पहले ये हम लोग पूरे पोएम को पढ़ने से पहले कुछ समझते हैं। होता है ये सब कुछ हम लोग लाइफ में कुछ ऐसा चीज होता है ना, जो हम लोग लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर खो जाए ना, तो शायद हम लोगों को मतलब बहुत हम लोग अपसेट होते हैं। तो वही जो एक बॉल है, एक बॉल जो है उसी पे पूरा स्टोरी है, जो किसी का है वो खो गया, वो किसका हम लोग पूरा पोएम पढ़े तो मालूम चलता है, चलेगा। वही बॉल है जो खो गया, उसी को कहने का सीख मिलती है, वही इस स्टोरी में पूरा बताया गया है, ठीक ना। चलो वो स्टोरी को शुरू करते हैं। बताया जा रहा है, मतलब स्टोरी पूरा मतलब पोएम को पढ़ने से पहले बताया गया कि ए बॉय लूज ए बॉल, मतलब लूज मतलब क्या बताया, वो क्या लिखे, खोना, मतलब वो क्या खोया, ए बॉय लूज ए बॉल, मतलब अपना बॉल था, बॉल जो था वो क्या किया, उसको खो गया, मतलब कहीं भी वो बॉल चल गया होगा। इट इज ए वेरी अपसेट, अब जैसे ही उसका जो बॉल था वो खो गया, क्या हो गया, वेरी अपसेट, मतलब बहुत ही उदास हो गया। कौन, एक लड़का, एक बच्चे की बात बताई जा रही है इसमें। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नोर इज ए डिफिकल्ट टू बाय द अनदर बॉल, मतलब क्या वो उस बॉल का जो था ना दाम उतना नहीं था, क्या बताया, डज नॉट कॉस्ट मच, मतलब उतना जो बॉल था उसका वो उतना कॉस्टली नहीं था, लेकिन नोर इज इट डिफिकल्ट बाय द अनदर बॉल, और दूसरा बॉल खरीदना भी उतना हार्ड काम नहीं था, लेकिन क्या चाहिए उसको, फर्स्ट वाला ही बॉल चाहिए था। क्यों, वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, लेकिन वो बॉय जो लड़का था वो इतना अपसेट क्यों था, उसको अगर वो चाहे दोबारा दूसरा बॉल खरीद सकता है, लेकिन नहीं, वो उतना कॉस्टली भी नहीं, लेकिन उसको कौन सा बॉल चाहिए, पहला ही बॉल चाहिए, और वो खो चुका है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएम थिंग हैड बीन लॉस्ट,
अब हम लोग पूरे स्टोरी को पढ़ेंगे, पोएम को पढ़ेंगे और सोचेंगे वो क्या खोया, उस बॉल के साथ साथ में क्या क्या खोया, एंड व्हाट दैट बॉय हैज बीन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द लॉजिंग समथिंग, और वो उस बॉय को मतलब उस बॉल को खोने के साथ साथ क्या क्या सीखता है, क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, वो चीज को हम लोग पूरे पोएम में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। पोएम स्टार्ट करते हैं। बताया गया है, सपोज हम सबसे पहले जानते हैं कि इसमें एक जो राइटर है और एक बच्चा है। सारा एक राइटर जो सारा घटनाओं को देख रहे जो बच्चा के साथ होता है और क्या क्या होता है वो लोग समझते हैं। बताया गया कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज द बॉय नाउ का मतलब क्या हुआ कि वह लड़का का हालत कैसा होगा। कौन लड़का? जिसका बॉल खो गया। बोला कि हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, मतलब वो जो लड़का था जिसका बॉल जो खो गया उसका हालत कैसा होगा। What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there is in the water। मतलब यहाँ बताया गया कि स्टार्टिंग वाला लाइन फर्स्ट टाइम में क्या पढ़े, What is the boy now who has lost the ball, मतलब वो जो लड़का था वो बॉल खोने के बाद उसका जो बॉल जो था वो गुम गया, कहीं चल गया, उसका हालत कैसा था। बताया जा रहा what is he do, मतलब अब वो क्या करेगा। कौन? वो लड़का। आई सो इट, मतलब आई सो इट मतलब क्या बताएगा। आई सो मतलब कौन देख रहे हैं, वो सारा जो हमारा राइटर है वो इस चीज को देख रहे हैं। जो एक लड़का है उसका बॉल क्या हो गया, बॉल क्या खो गया और क्या हो रहा है, क्या वो क्या करने वाला है, ये सारा चीज जो राइटर वहाँ पे देख के और बताया है। मेरलिंग बाउंसिंग, देखो यहाँ बताया गया मेरलिंग मतलब खुशी खुशी। इसका तो यहाँ मतलब मेरलिंग का हिंदी खुशी खुशी नहीं होता, मतलब इसका मतलब यहाँ इस चीज को बताया गया, इस बॉल के साथ रिलेटेड किया गया, इसको जोड़ा गया है कि वो जो बॉल था ना खुशिंग बाउंसिंग करते करते डाउन मतलब गिरा था स्ट्रीट मतलब रोड। वो बॉल जो था वो बाउंसिंग करते करते कहाँ गया, फर्स्ट में स्ट्रीट मतलब रोड में गिरा, फिर गया एंड देन मर्लिंग ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और सेकंड टाइम क्या गया वो मस्ती मतलब खुशी बह के मतलब वो चलते से कहाँ चल गया, इन द वाटर मतलब पानी में गिर गया। कौन गिर गया? वो बॉल गिर गया। मतलब वही बताया गया यहाँ कि मैरली मतलब बताया गया खुशी वो जो बॉल था, जब सपोज मानो कि वो जो बच्चा था और वो जो बॉल से खेल रहा था या फिर वो खो गया या फिर उसके हाथ से छूट के वो खुशी कहाँ चल गया। तो या तो फिर वो लुढ़कते तो कुछ डाउन उछलते फर्स्ट कहाँ गया, स्ट्रीट में रोड में, और उसके बाद कहाँ चल गया वो पानी में। ये सारी चीजें कौन देख रहे हैं? जो हमारे राइटर है वो देख रहे हैं, पोएट है वो देख रहे हैं। फिर बताया गया कि नो यूज्ड टू से ओ देयर आर अदर बॉल एंड ultimate shaking grief fixed the boy as he stand rigid, trembling, staring down all his young day into the harbors where it his ball went। मतलब अब जो हम सेकंड फोर लाइन पढ़े उसमें क्या बताया जा रहा है कि नो अस टू से ओ देयर अदर बॉल। अब मतलब वो जो था उसको क्या चाहिए था, अदर बॉल नहीं चाहिए था, दूसरा बॉल नहीं चाहिए था। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीप फिक्स द बॉय। देखो यहाँ शेकिंग मतलब होता है झिझोरना और ग्रीप मतलब होता है उदास। वो जैसे ही जो उसका जो बॉल था वो उधर से कहीं बह गया, कहीं पानी में गिर गया, कहाँ गिरा वो मालूम नहीं, इतना मतलब वो पानी में गिर गया है। तो वो पानी में गिरा है तो क्या हुआ, लड़का क्या हुआ, वो झिझोर गया, मतलब वो उदास हो गया है। कौन? वो लड़का। वही चीज कौन देख रहे हैं? राइटर हमारे देख रहे हैं। फिर बारे कि एज ही स्टैंड रिगिड मतलब क्या होता है, ठोस। जो हम लिख चुके, सपोज हम मानते हैं ना कि किसी चीज को अगर मान लो कुछ हो तो बोलता है अगर वो शांत एकदम शॉक हो गया तो शॉक मार गया तो कदम खड़ा हो जाता, वही हाल में क्या हो गया। देखो वो लड़का का जो बोल जो था बच्चा का वो क्या हो गया, वो ठोस अवस्था है, मतलब क्या पूरी तरह एकदम इस तरह करके खड़ा है, वो कुछ हिलडोल नहीं रहा। फिर क्या बताया, ट्रम्बलिंग मतलब क्या था, उसके बाद वो कांप भी रहा है, स्टार्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर्स वेयर। तो क्या बताएगा, ऑल इज यंग डे इनटू द हार्बर्स वेयर। हार्बर्स मतलब क्या होता है, बंदरगाह। मतलब हमको इसका मतलब क्या मालूम चला कि उसका जो बोल था वो कहाँ था, बंदरगाह। अब बंदरगाह मतलब होता है क्या, जहाँ हम लोग बोट को बांधते हैं साइड में करके, वही बंदरगाह होता है। हम लोग समझ सकते हैं कि वो जो बच्चा था उस बंदरगाह के किनारे में खेल रहा होगा तो उसका बोल क्या हुआ, वहां से उछलते कूदते कहाँ गया, उस बंदरगाह जो वहाँ पानी होता है उसमें गिर चुका है और वहीं पे सारा वो काम हो रहा है। मतलब क्या है, हार्बर वेयर मतलब हार्बर मतलब बंदरगाह। ही बॉल वेंट मतलब उसका बॉल जो कहाँ चल गया, हार्बर है, मतलब बंदरगाह में गिर चुका है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम अनदर बॉल इज द ऑर्थलेस। देखो यहाँ डाइम मतलब बताया गया एक करेंसी है, एक पैसा। जैसे हम लोग इंडिया में क्या चलता है,
रुपया पैसा। उसी तरह एक डाइम है जो यूएस में चलता है, वही बताया जा रहा है कि डाइम उसका क्या, उस बॉल का जो दाम है वो बहुत कम है बाय द ऑर्थलेस। और यहाँ राइटर बोलते हैं कि अगर मैं उसको वो डाइम मतलब वो पैसे से खरीद के उसको दूं तो वो क्या है, वो बेकार हो जाएगा, वो चीज उसको वो फिर कुछ सीख नहीं पाएगा। कौन नहीं सीख पाएगा, वो बच्चा। क्या नहीं सीख पाएगा, तो ऑर्थलेस नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड कोई पोसिएशन। मतलब तो यहाँ पर क्या बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कोई चीज हम लोग खोते हैं, तो अगर मान लो कि सपोज कि मेरे लाइफ में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, उससे कुछ मेरा बहुत कुछ पल जुड़ा हुआ है, अगर वो खोने में हम बहुत उदास होगा, हम क्यों उदास होंगे, जब उसको अच्छे से संभाल नहीं पाए, क्यों नहीं संभाल पाए, उससे हमें कुछ सीख मिलेगी कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर हमारे लाइफ में वो ऐसा चीज कोई बने, हम उसको अच्छे से संभाल के रखें। तो वही चीज यहाँ बताया गया कि जो हमारे पोएट है वो उस बच्चे को बता रहे हैं क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पोएट चाहते तो उसको कुछ कम दाम वाला उसको बॉल दोबारा खरीद दे सकते थे, लेकिन उसको वो क्यों नहीं दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उसको इससे सीख मिले कि अगर वो एक बॉल को सही तरह से संभाल के नहीं पा रहा है, तो उसके लाइफ में यहाँ से बहुत सारे, अगर वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो उसके लाइफ में बहुत सारे फैमिली बने, रिलेशनशिप होगा, उसको वो संभालेगा कैसे। तो जो पोएट है वो बच्चे को वो चीज सिखाना चाहते हैं, इसीलिए क्या कि वो उसको बॉल खरीद के नहीं दिए। और क्या पोएट बोलते हैं कि ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उस छोटे से बच्चे का ये लाइफ में पहला वो सीख मिल रहा है। क्या सीख, कि अगर वो बॉल को खोल दिया तो क्यों खोला, और उसके साथ वो क्या क्या सीख उसको मिल रही है। वही चीज पोएट हम लोग को बताना चाह रहे हैं। पीपुल will attack balls will be the lost of a little boy and no one buy a ball bat. Money is external. देखो यहाँ क्या बताया गया, पीपुल विल टेक बॉल विल ए लॉस्ट ऑफ। देखो यहाँ बॉल मतलब एक तरह से समझ सकते हैं ना कि उसका वो संपत्ति था। अगर हम लोगों के फ्यूचर में कोई भी आएगा तो हमारा जो कुछ भी अगर पैसा या संपत्ति वो लेके चल जाएगा, ठीक ना, लेकिन हमारा जो उससे हम लोग क्या चीज सीख, अगर हम मान लो अगर अभी हम अगर वो चीज नहीं सीखेंगे कि हम लोग कैसे कुछ को बचा कर रखना, तो फ्यूचर हम कर पाएंगे नहीं। तो पोएट जो है उस बच्चों को समझाना चाह रहे, उस मतलब बॉल जो सब खोया उसे सिखाना चाह रहे कि नहीं, तो वहीं से सीखो, क्योंकि तेरा फ्यूचर में कोई भी जो संपत्ति है, कोई जो बॉल है वो तुमसे कोई लेके नहीं जाएगा, तुम्हारे कोई रिलेशनशिप उसको कोई तोड़ नहीं पाए। वो चीज कौन समझाना चाह रहा है, पोएट। किसको, उस बच्चा को। लॉस्ट ऑलवेज लिटिल वन, जो कि वो क्या मतलब उसका संपत्ति क्या था, वो एक बोली था उस समय। अगर उस बच्चे का संपत्ति क्या होती है, उसको बोली होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर चुका है, उसको खो चुका है। उसको जो भी सीख मिलेगी वो गलती दोबारा कभी करेगा फ्यूचर में नहीं। तो यही चीज सिखा रहे हैं कौन, पोएट। किसको, वो बच्चा को, वो बेबी को। फिर बताया जा रहा है कि एंड नो वन बाय ए बॉल बैक, मतलब अगर वो दोबारा कभी उस अपने लाइफ में गलती नहीं करेगा। मनी इज एक्सटर्नल। देखो मनी तो हम लोग जो पैसा क्या हमारे लाइफ में क्या फीलिंग टाइम होता है, वो आया गया चलो उसको खोने का हम लोग कम नहीं होता। सिंपल सी बात है, आज हमारे पास पैसा है तो कल किसी के पास जाना ही है, फिर कल मेरे पास पैसा आएगा ही, ये इसके लिए हमको कोई फीलिंग नहीं होती है। वही कोई बता रहे पैसा हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई भी चीज को संभाल के रखना, रिलेशनशिप को बना के रखना, वो क्या है हमारे लिए फीलिंग है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बताया गया ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रेड आईज दिस इस्टमोजी ऑफ लोस हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। देखो यहाँ बताया गया है कि इष्टमोजी मतलब होता है ज्ञान, इसका हिंदी हमने लिखे हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इष्टमोजी मतलब क्या होता है ज्ञान। उसको ज्ञान मिला, क्या मिला, ऑफ द लॉस, क्या उसको खोने से क्या क्या ज्ञान मिला, हाउ टू स्टैंड अप, वो खड़ा होकर सारा वहां पे ज्ञान ले रहा था। फिर क्या बताया गया, नोइंग व्हाट एवर मैन मस्ट ऑफ वन डे, इसका मतलब क्या बताया गया कि हर एक इंसान को एक दिन, हर एक इंसान को क्या हो एक दिन सीखना ही पड़ता है क्या, कि कोई चीज अगर मुझसे कोई दूर जाए, या तो फिर मैं वो रिलेशन हो, या फिर जब मुझे मेरे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो, अगर वो मुझसे खो जाए या फिर दूर जाए, उसके होने का गम क्या होता है, वो बच्चा सीख चुका है। वो हमारे इस मतलब इस दुनिया में जो भी वो व्यक्ति है तो उसको एक दिन सीखना ही पड़ता है, चाहे वो एक बच्चा में हो चाहे वो बड़े होकर हो। वही हमारा लास्ट जो लाइनिंग है वही बताना चाह रहे हैं पोएट, क्या बोले कि नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डे हाउ टू स्टैंड अप। क्या बताएगा लास्ट टाइम में कि हर एक इंसान जो होता है ना एक दिन सीखना पड़ता है, या तो कोई व्यक्ति होता है जो जल्दी सीख लेता है और कोई व्यक्ति क्या होता है लेट से सीखता है, लेकिन सीखना तो सबको एक दिन पड़ता ही है। और हाउ टू स्टैंड अप, और वो भी क्या होता है अपने लाइफ में उस चीज से खड़ा हो जाता है।
तो ये चीज हम लोग पूरा मतलब पोयम पढ़े, उस चीज में हम लोग क्या सीखे, मतलब वो जो बच्चा बॉल जो खोया वो बॉल इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके साथ जुड़ी उसकी जो यादें थे, वो जो खेला उसको खराब लगेगा ना कि अगर ये बॉल को मैं अगर सही तरीका से रखा तो आज मेरे पास ये लॉस नहीं होता, वो मेरे पास रहता। तो वो जो पोएट है उसको सीखना है, वो बच्चा वहाँ पे सीख लिया क्या कि वहां से उसके लाइफ में कभी कुछ ऐसी चीज आएंगी जो उसके बहुत ज्यादा करीब होंगी, वो उसको खोना नहीं चाहेगा। और लास्ट में वो भी बताएं कि दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति हो, या तो वो देर से सीखे या फिर जल्दी सीखे, उसको वो चीज सीखना होता ही होता है। तो यही हमारे पोएम में, तो जब बोध पोएम था, ये हमारा जो पोएम था, जो पोएट थे जॉन बेरीमैन, वो हम लोग समझाना चाहते हैं क्या कि हमारे लाइफ में जो होता है कभी कभी एक ऐसा मोड़ आएगा जब हम लोग कुछ चीजें अगर दूर जाएगी तो उसको हम लोग सीखना पड़ता, उसको सीखने के लिए क्या उसका मतलब उससे क्या हम लोग लॉस होता है, उससे हम लोग सीखना पड़ता है। तो ये स्टोरी में, पूरे स्टोरी में बताया गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो भी हम लोगों ने 2 पोएम को रीड किया और जो उसका हम लोग हिंदी समझे उसको लिखना है, और जो ये वर्ड मीनिंग हम लिखवा है उसको याद करना है, क्योंकि उसका अगर हम लोग क्वेश्चन से करेंगे ना तो इन चीजों को यूज आएगा करने में कि हावा का बंदरगाह कहाँ पे यूज करें, वो चीज सबको आपको यूज आएगा करने में। और इसका हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े कि उसका क्या था स्टोरी, इसके पहले रीड नहीं की चैप्टर 3 को, उसको नेक्स्ट क्लास में जो दो भाग में स्टोरी को बांटा है उसको हम क्या करेंगे, 2 क्लास में उसको फिनिश करेंगे। बाय।